हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 11th क्लास के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर करेंगे, जो कि गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। ये जो चैप्टर है एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जिसमें जो राइटर है वो अपनी ही लाइफ के किसी पार्ट को बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 इयर्स का था और मेरी डॉटर सुजैन जो 7 इयर्स की थी, हम लोगों ने प्लेमाउथ जो कि इंग्लैंड में है वहाँ से वॉयज शुरू करने की प्लान किया, जो कि पहले नियर अबाउट 200 इयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो वॉयज की थी उसी वॉयज को वो भी करने की उन्होंने प्लान की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water। तो राइटर यहाँ अपनी एज बताते हैं कि वो 37-year-old एक बिजनेसमैन है और उन्होंने एक सपना देखा था कि वो क्या करेंगे, वो सी से एक्सप्लोर करेंगे, पूरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। और इसके लिए उन्होंने पिछले 16 इयर्स से वो क्या कर रहे थे, देवर प्रैक्टिसिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स। ठीक है, कहाँ पर कर रहे थे, वो ब्रिटिश वाटर्स में वो इन सब चीज़ों की कि जिस भी तरीके के खतरे सी में जाने के बाद आते हैं उनको वो कैसे फेस करेंगे, उनकी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। आर बोट वेव वॉकर, 23 मीटर 30 ton wooden hull beauty, but had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। उन्होंने एक बोट बनवाई थी जिसका नेम वेव वॉकर रखा था और ये 23 मीटर लंबी और 30 टन वुड की बनी हुई एक शिप थी जो बहुत सुंदर थी और इसको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा था। द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान 3 years, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली। अब वो शुरू कर दिया उन्होंने, जो वॉयज थी, जो जर्नी थी, जो सी जर्नी थी उनकी शुरू हो जाती है और करीब 105,000 किलोमीटर्स का जो रास्ता था वो अब तक पास कर चुके थे। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, वो वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक अब पहुंच चुके थे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean। और यहाँ पहुँचने के बाद केप टाउन जब वो पहुँचे तो यहाँ उन्होंने 2 क्रू मेंबर्स को शामिल किया। एक अमेरिकन पर्सन था जिनका नेम लैरी विजल था और दूसरे स्विस थे जिनका नेम हर्ब सेगलर था, जो कि उन्होंने अपने साथ जो सी से रिलेटेड जो भी फेरीज थी उनसे बचने के लिए उन्होंने उनको अपने साथ लिया ताकि वो उनकी वॉयज में हेल्प कर सके। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी अब सेकेंड डे ही था उनका केप टाउन से जब वो चले तो उन्होंने क्या देखना शुरू किया, सी के अंदर स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी तूफ़ानी हवाएं शुरू हो गई। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टीन्यूअस, गेल्स डिड नॉट वरी मी, कि अगले कुछ हफ्ते तक यूं ही जो आंधी तूफान थे वो चलते रहे लेकिन इनसे वो परेशान नहीं हुए, वरिड नहीं हुए। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, अप टू 15 meters, एज हाई एज आर मेन मास्ट। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जो साइज था वेव्स का वो कोई कम नहीं था, 15 मीटर्स की हाइट की वेव्स उठ रही थी और इतनी ऊंची थी जितनी ऊंची उनका मास्ट था। मास्ट क्या होता है, एक तिकोनी पाल होती है जो उसके अंदर जिसके ऊपर पाल लगाई जाती है, एक लंबा सा पोल होता है बोट में, कि उस पोल की ऊंचाई जितनी ऊंची उस समंदर में उस वक्त लहरें उठ रही थी। December 25,
found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। कि 25 दिसंबर तक वो कहाँ पहुँच गए थे? वो ईस्ट ऑफ केप टाउन में 3,500 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में अब वो पहुँच चुके थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। कि इतना जो बेकार, इतना वर्स्ट वेदर होते हुए भी जो उनका जो हॉलीडेज थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने की वो तैयारी कर रहे थे। दे हैड अ क्रिसमस ट्री ऑल्सो। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर डे भी आ गया था, लेकिन जो वेदर थी, वेदर कंडीशंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड नो चेंज सून एंड डिड चेंज फॉर द वर्स। कि उन्हें ये था कि शायद ये जल्दी से चेंज नहीं होगा, लेकिन वेदर चेंज हुई, लेकिन चेंज होकर वो और भी वर्स, और भी ख़राब हो गई। एंड डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स आर जाइजेंटिक। 2 जनवरी का डे आ गया और अर्ली इन द मॉर्निंग जो वेव्स थी वो बहुत जाइजेंटिक, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स बहनी शुरू हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। कहते हैं कि हम क्या कर रहे थे? जो ट्रायंगुलर जो जिब थी उसको, उसके साथ में वो सेल कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। कि हर बार वेव्स के ऊपर जैसे ही शिप रोल करके ऊपर चढ़ती थी वेव्स पर, तो उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएंगे। And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft trail, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. Means उन्होंने उस टाइम उस तूफ़ान से बचने के लिए जो भी तैयारियां ज़रूरी थी वो सारी तैयारियां की। उन्होंने लाइफ लाइन्स लगाई। लाइफ लाइन क्या होती है? अ रोप थ्रोन टू सिक्योर समवन फ्रॉम ड्राउनिंग। कि लाइफ लाइन क्या होती है? कि बोट के अंदर रस्से लटका दिए जाते हैं ताकि कोई अनहोनी हो जाती है तो लोग उन रस्सों के ज़रिए पानी के अंदर उतर कर अपने आप को बचा सकें। तो लाइफ लाइन, लाइफ जैकेट्स, इन सब चीज़ों की तैयारी कर ली गई कि कोई भी वर्स कंडीशन होती है तो उनकी हेल्प से लोग उसमें से बचाए जा सकें। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 p.m. With an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growling roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. कि अब उन्होंने शाम के 6 बज गए थे और चारों तरफ एक ऑमिनस साइलेंस था। ऑमिनस मीन्स इनऑस्पिशियस, यानी जो अप्राकृतिक कह सकते हैं, एक अपशकुन जैसा साइलेंस चारों तरफ था। अंधेरा था, हवाएं चल रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा कि अब न जाने कैसी अनहोनी घटना होने वाली है। आसमान में बादल छा गए और वो सब बहुत डरे हुए थे। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। कि जो रोर थी, जो गरजने की, जो बादलों के गरजने की आवाज़ थी, अचानक बिजली के चमकना भी शुरू हो गया। गरजने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। एक पल के लिए तो उन्हें लगता है कि जो इतनी ऊंची ऊंची वेव्स हैं शायद उनकी शिप उनके ऊपर से सेल कर जाएगी। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। लेकिन अचानक एक बहुत ज़ोर का एक्सप्लोजन हुआ, टकराव हुआ, जो कि डेक क्या होता है? बोट का अगला हिस्सा, उससे पानी टकराया। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. अचानक नाव के अंदर जो उनकी बोट थी, बोट के अंदर हरा और वाइट कलर का जो पानी था अंदर आ गया और उसका सर ज़ोर से जाकर जो व्हील लगी हुई थी शिप के अंदर उससे जाकर टकराया और वो ऐसे उछल कर चला गया जैसे कि वो कोई डॉल है और वेव्स के साथ उसे ऐसे लगने लगा जैसे कि वो डूब जाएगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु बहुत
करीब है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे मैं अपने होश खोता जा रहा हूँ, कॉन्शियसनेस खोता जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा था जैसे मैं अंदर से कहीं शांत होता जा रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, कि अचानक क्या होता है कि उसका सर पानी से बाहर निकल आता है। फ्यू मीटर्स अवे wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal, then a wave hurled her upright, my lifelines jerked taut, I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker's main boom. अचानक उसका जो सर था वो पानी से बाहर पॉप आउट होता है, मीन्स बाहर निकल आता है, और वो बचने की कोशिश करता है, और जो साइड में जो रेलिंग्स लगी थी, जो बोट में जो रेलिंग्स थी, उनको वो पकड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और उसके पीछे आने वाली मीन्स एक के बाद एक जो वेव्स आ रही थी वो उसे बिल्कुल एक कपड़े की गुड़िया की तरह उछाल कर डेक के दूसरे हिस्से पर फेंक देती हैं। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. कि इस सब में क्या होता है, जो ऑथर है उसकी जो रिब्स हैं वो टूट जाती हैं, उसकी लेफ्ट रिब टूट जाती है, उसका मुंह सारा ब्लड से भर जाता है, दांत टूट जाते हैं, और वो किसी तरीके से व्हील को पकड़कर अपने आप को बचाता है। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below. बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, कि चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उस व्हील को छोड़कर ये देखने नहीं जा सकता था कि आखिर बोट में क्या हुआ। सडनली द फ्रंट हैच was thrown open and Mary appeared. अचानक जो सामने का जो छोटा सा फ्लोर था वहाँ से जो डोर था वो ओपन होता है, और मैरी जो कि उसकी वाइफ थी उसके सामने आ जाती है। We are sinking, she screamed, वो चिल्लाती है, अरे हम डूब रहे हैं। The decks are smashed, we are full of water, बताती है कि बोट का अगला हिस्सा टूट गया है और हम पूरे पानी के अंदर डूब रहे हैं। Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. मैंने ज़ोर से चिल्ला के कहा, जल्दी से व्हील पकड़ो। Larry and her were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inward. Larry और हब जो कि उनके क्रू मैन थे वो पूरी तरीके से पागलपन की हद तक जाते हुए पानी को पंप करके वो बोट में से बाहर निकाल रहे थे, और लकड़ी के टूटे हुए बोट के में जो लकड़ी से जो बोट बनी हुई थी उसके टूटे हुए से यहाँ वहाँ अलग अलग एंगल्स में लटक रहे थे। जो खाने पीने का सामान, जो कपड़े और खिलौने, बच्चों के जो मैप्स थे वो पानी में यहाँ वहाँ तैर रहे थे। आर यू ऑल राइट? आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब वो आधा तैरते हुए आधा क्रॉल करते हुए बच्चों के कैबिन तक जाते हैं ऑथर। आर यू ऑल राइट? और बच्चों से पूछते क्या वो ठीक हैं? आई आस्क्ड। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बट माई हेड हर्ट अ बिट, सेड Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped head. लेकिन स्यू जो कि उनकी बेटी है वो कहती है कि मुझे चोट लगी है मेरे सर पर, लेकिन उसके पास, ऑथर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसकी केयर करे। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, कि हैमर, स्क्रू और कैनवस ढूंढकर मैं किसी तरीके से वापस डेक की तरफ आया। विद द स्टारबोर्ड साइड bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repair, we would surely sink. अब क्या होता है, ऑथर फटाफट किसी तरीके से शिप को रिपेयर कर देना चाहता था कि अगर वो रिपेयर नहीं कर पाते तो वो ज़रूर पानी में डूबकर उस दिन मर जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कि क्या होता है कि पानी अब भी उसके अंदर आ रहा था, वो कैनवस बिछा देता है ताकि पानी उसमें नहीं आए। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay-sail, the jib, the dinges and the main anchor. अब वो एक और वाटर पम्प ढूंढते हैं और उसकी हेल्प से भी वो पानी को निकालना शुरू कर देते। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pump and was thankful to find that it worked. एक और उनको पंप मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पंप, और उसकी भी वो हेल्प लेते हैं।
The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, swearing, and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. कि सारी रात वो कोशिश करते हैं, रेडियो सिग्नल सेंड करते हैं, मेडे कॉल्स करते हैं. मेडे कॉल्स मीन्स सिग्नल्स भेजते हैं ताकि उनकी हेल्प के लिए, वहाँ मदद के लिए कोई आ सके. Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed up as a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us. उनके जो बच्चे थे काफ़ी बोल्ड थे. बच्चे भी घबराते नहीं हैं उनको जो चोट लगती हैं. स्टोरी आगे चलती है. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the nail. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach 2 small islands a few hundred kilometers to the east. क्या जो वेव थी, जो जाइजेंटिक वेव्स थी, जब वो बोट से टकराई थी उस टाइम से अब तक 15 घंटे बीत चुके थे और वेव उन्हें इतना यकीन नहीं था कि वेव वॉकर के ज़रिए वो किसी आसपास के आइलैंड पर सुरक्षित पहुंच पाएंगे. One of them, Ellie Amsterdam, was a French scientist base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. कि उनमें से जो एक छोटा सा आइलैंड जो आसपास था उसका नाम था एली एम्स्टरडैम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, जहाँ पर फ्रेंच साइंटिस्ट ने अपना एक प्लेटफॉर्म, एक बेस बनाया हुआ था. वो उन छोटे छोटे आइलैंड्स में से एक था जो उस ओशन के आसपास थे. बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. काफ़ी मेहनत करते हैं वो और उसके बाद किसी तरीके से वो अपनी बोट को मैनेज करने में कामयाब होते हैं. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. 4 January 36 hours बीत चुके थे और अब उनके पास, उन्होंने पानी को जो शिप में आ रहा था उसे काफ़ी कंट्रोल कर लिया था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुट द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. कि फाइनली वो उस डायरेक्शन में मूव करते हैं अपनी शिप को जिधर उन्हें ये आशा थी कि 2 आइलैंड्स हैं. मैरी फाउंड सम corned beef and cracked biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. और लगभग 2 दिनों के बाद वो जो छोटा मोटा टूटा हुए बिस्किट्स या जो थोड़ा बहुत जो उनके पास बीफ बचा हुआ था, मीट बचा हुआ था, उनको खाकर वो पूरे 2 दिन के बाद में आज मील लेते हैं. बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव. लेकिन वो जो राहत मिली थी वो कुछ ही क्षणों की थी. एट 4 PM black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. और लगभग 4 बजे के करीब फिर से काले बादल छा जाते हैं और जो विंड है बहुत हाई स्पीड से चलने लगती हैं. The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on Jan 5, our situation was again desperate. कि जनवरी 5 तक उनकी जो सिचुएशन थी वो और भी वर्स हो जाती है. When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब जो हमारा राइटर है वो अपने बच्चों के पास जाता है तो क्या होता है कि बच्चों से जब वो जाकर पूछता है कि वो बच्चे उसके कैसे हैं, तो बच्चे उसके ये पूछते कि क्या डैडी हम जल्दी ही मरने वाले हैं. I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. लेकिन बच्चे इतने बोल्ड थे, वो कहते हैं कि आप, मम्मी, स्यू और मैं अगर एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything
आई हैड। बच्चों के रूम से जब वो केबिन से बाहर निकलता है तो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ ऑथर निकलता है कि मैं इस सी की जो फरी है उससे पूरी हिम्मत के साथ हम फाइट करेंगे और इससे बाहर निकलेंगे। टू प्रोटेक्ट द वीक एंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin। और फिर वो क्या करते हैं कि पैराफिन जो बैरल्स थे उनको वो एंकर की तरह यूज़ करते हैं। That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। We both felt the end was very near। उस शाम जो ऑथर हैं वो अपनी वाइफ मैरी का हाथ पकड़कर बोट पर बैठते हैं और क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब धीरे धीरे उनका जो अंत है वो निकट आ रहा है। But Waywalker rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind ease I tried to get a reading on the sextant। 6 जनवरी का दिन आ जाता है, मॉर्निंग का टाइम था, विंड थोड़ी स्लो हो जाती हैं और जो हमारा जो राइटर हैं वो सेक्सटेंट जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है डिस्टेंस मेजर करने का, उसकी हेल्प से वो आइलैंड के डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करता है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चेंज्ड ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन effort to calculate our position। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। कि वो ये सोचता है कि देखो 150,000 किलोमीटर दूर वो ओशन में है और वो एक छोटा सा आइलैंड जो सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड है उसे ढूंढ रहे हैं। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slit। She gave me a card she had made। और तब क्या होता है उसी टाइम स्यू जो कि उनकी बेटी है एक कार्ड बनाकर अपने पापा के लिए लाती है और पापा को देती है। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the word here are some funny peoples। Did they make you laugh? I laughed a lot as well। Inside was a message, oh how I love you both। So this card is to say thank you and let's hope for the best। Somehow we had to make it। स्यू ने उस पर अपने मम्मी पापा के कैरिकेचर कार्टून्स बनाए थे और उनको देखकर जो हमारे राइटर हैं वो हंसते हैं। I checked and rechecked my calculations। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। और जो राइटर हैं वो एक मैग्नेटिक कंपस लेकर आते हैं, उसकी हेल्प से वो डायरेक्शन जानने की कोशिश करते हैं। चार्ट रूम से वो चार्ट मैप लेकर आते हैं जिससे वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो प्रॉपरली जो आइलैंड है वो किस डायरेक्शन में है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m। और 2 बजे वो जाकर लैरी से बोलते हैं कि लैरी जो स्टीयरिंग है बोट का उसको 185 डिग्री पर वो घुमा दे और शायद वो 5 बजे शाम 5 बजे तक वो आइलैंड तक पहुंच जाए। वो अपनी कैलकुलेशंस के बेस पर वो ऐसा कहते हैं। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, climbed on my bunk and amazingly dozed off। When I woke, it was 6 p.m. and growing dark। I knew we must have missed the island and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds। अब उसके बाद क्या होता है, जो राइटर है वो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा हो जाता है। उन्हें लगता है शायद जिस आइलैंड की वो तलाश में थे शायद वो आइलैंड पीछे छूट गया है और अब उनकी बोट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन वेस्टर्न विंड्स को में वो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकें। एट द मोमेंट अ टस्ल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक। कैन आई हैव अ हग? जोनाथन आस्क्ड। स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम। तभी पीछे से कौन आ जाते हैं? जोनाथन आता है और स्यू वॉज राइट बिहाइंड मी। स्यू भी थी। दोनों बच्चे आ जाते हैं अपने फादर के पास। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। वो बच्चों से पूछता है कि आज कि तुम इस टाइम मुझे हग क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। उनका जो बेटा था वो कहता है कि आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कैप्टन और सबसे बेस्ट डैडी हो।
नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। लेकिन जो डैडी हैं वो बोलते कि जॉन आज मैं डरा हुआ हूँ, आज मैं वर्ल्ड का बेस्ट डैडी नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। यू फाउंड द आइलैंड। वॉट, आई शाउटेड। उनकी बेटी कहती कि अरे पापा आपने तो आइलैंड को ढूंढ लिया है। ये सुनते ही जो राइटर वो खुशी से चिल्ला उठते हैं। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, as big as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Ellie Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with the little vegetation, the most beautiful island in the world. वो देखते हैं कि वो एक छोटा सा आइलैंड है जिस पे थोड़ी सी वेजिटेशन है, और उस वक्त उनको वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड नज़र आ रहा था। We anchored offshore for the night. और रात के लिए वो एंकर्स, बोट के एंकर्स को डालकर शिप को वहीं सी में खड़ा कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर। और उस आइलैंड पर लगभग 28 इनहेबिटेंट्स यानी 28 लोग रहते थे। वो सब सी शोर की तरफ आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर कौन है। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herb, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. Finally, वो आइलैंड पर पहुंचते हैं और उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब वो लैंड पर पैर रखते तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर 7-year-old गर्ल कौन थी? स्यू के सर का जो हेड इंजरी थी उसमें ऑपरेशन, उसका एक माइनर ऑपरेशन होता है, और जो ब्लड क्लॉट्स थे, जो जमा हुआ ब्लड था उसे निकाला जाता है। और इस स्टोरी में जो मेन चीज़ थी वो बच्चों की जो बोल्डनेस है, जो डेयरिंग बिहेवियर है, वो देखने लायक है। विद दिस चैप्टर एंड्स अप। और इसके मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको पहले ही सेंड कर दिए हैं। थैंक यू।